नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर ये वीडियो आप लोगों को आवाज़ स्लो लग रहा होगा थोड़ा सा, तो आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। यूट्यूब में ऐसा फीचर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का संपादकीय, देखते हैं लेखक इसमें क्या बताना चाहते हैं। ये इसका है कि कृषि सुधार 3 कदमों वाली आपदा की कहानी, और ये लिखा गया आपका देवाशीष बसु के द्वारा, जो कि लेखक moneylife.in के संपादक हैं। और डेट आप यहाँ देख सकते हैं 2 जनवरी 2021। और ये स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने गत जून में कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए 3 कानून लाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। पहला कानून अनाज, दालों, तिलहन, खाद, तेल, प्याज एवं आलू की कीमतें भंडारण सीमा से मुक्त करना वाला था। दूसरा कानून किसानों को कहीं भी और किसी को भी अपनी उपज बेचने की छूट देता है। तीसरा कानून किसानों को अनुबंध खेती में शामिल होने की मंजूरी देता है। इन कानूनों से किसी परिकथा जैसा नतीजा बेहतर कृषि ढांचे एवं बाजार पहुंच के रूप में निकलने की बात कही गई, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। अभी आलू कृषि कानूनों के तहत किसान केवल कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी की मंडियों में लाइसेंस धारक कारोबारियों को ही अपनी उपज बेच सकते हैं। इन मंडियों पर स्थानीय नेताओं का ही कब्जा होता है, जो इस कारोबार श्रृंखला से होने वाले अधिकतम लाभ को घटक जाते हैं। अब उम्मीद है कि नई व्यवस्था में कीमतों पर लगी तमाम बंदिशें हटने से किसानों को फायदा होगा। वहीं यह सपना देखा गया है कि अनुबंध खेती के जरिए किसानों को पूंजी एवं नई तकनीकें मिल पाएंगी। अथक दुष्प्रचार ने इस खुशनुमा तस्वीर में यकीन करने के लिए करोड़ों लोगों को भरमाने का काम किया है। लेकिन सुधारों के नाम पर लाए गए इन कानून ने किसानों को संघर्ष की राह पर चलने के लिए उकसाया है। सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए लगाए गए तमाम आरोप खंडन एवं स्पष्टीकरणों के बीच किसी को भी नहीं मालूम है कि कौन सा पक्ष सही है या किस पक्ष की दलीलें विवेकपूर्ण है। मुझे पता नहीं है कि मोदी सरकार ने किसानों के प्रदर्शन की तीव्रता का अंदाजा लगाया था या नहीं। इन विरोध प्रदर्शनों से चाहे जिस तरह निपटा जाए, सरकार को इन कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों को निपटारा करना होगा। अगर इन कानूनों को राज्य सरकारों की गर्दन पर दबाव डालकर लागू कराया जाएगा तो किसान को अधिक वाजिब भाव देने के लिए एक अधिक भरोसेमंद कारोबारी एवं भाव शिनाख्त व्यवस्था लागू करने के लिए मौजूदा समय की शोषणकारी एवं बाधक मंडी व्यवस्था से कहीं अधिक गंभीर कोशिश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कृषि उपजों का भाव इस मुद्दे का केवल एक पहलू है। किसानों को अपनी उपज की आपूर्ति करनी होगी और आर्डर पूरे करने के लिए उन्हें शुरू से अंत तक भौतिक वितरण की एक व्यवस्था बनानी होगी। कीमत एवं आपूर्ति दोनों को समर्थन देने के लिए हमें सख्त प्रावधानों वाले अनुबंधों की जरूरत होगी। ऐसे अनुबंधों को तेजी से, आसानी से एवं सस्ते में कौन लागू कराएगा? यह इस परिकथा का वह हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा काल्पनिक नज़र आता है और इसकी वजह से जबरदस्त तनाव पैदा हो सकता है। वित्तीय क्षेत्र में बनी स्थिति पर फौरी नज़र डालने से ही पता चल जाएगा कि यह कितनी
आपाधापी वाली स्थिति हो सकती है। मनी लाइफ में हम उपभोक्ता वित्तीय क्षेत्र, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बीमा, फिक्स्ड आय ऋण में 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से हर एक क्षेत्र का कड़ा नियमन होता है। हर एक फर्म को संबंधित नियामक के पास अपनी पंजीकरण कराना होता है। हर एक पक्ष का आचरण अच्छी तरह से परिभाषित है। लगभग पूरा कारोबार ही तकनीकी से संचालित होता है, जिसमें इसमें पूर्ण पारदर्शिता बरतना एवं घटनाक्रम का ब्यौरा रख पाना संभव हो जाता है। इसमें प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी है। गलत काम करने वाले पर जुर्माना एवं हर्जाने के प्रावधान नियमों में ही वर्णित है। सभी फर्मों को आंतरिक शिकायत निपटान व्यवस्था बनाने के लिए कहने के साथ ही हर एक नियामक ने अपने स्तर पर भी बहुस्तरीय शिकायत निपटान व्यवस्था बनाई हुई है। इसके बावजूद एक अंदरूनी शख्स होने के नाते हासिल जानकारी के आधार पर मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि ज़मीनी स्तर पर हालात भयानक रूप से उपभोक्ता के खिलाफ हैं। मैंने इन मुद्दों के बारे में अनगिनत बार लिखा है। आम तौर पर ताकतवर फर्में सरेआम नुकसानदायक उत्पाद बेच रही हैं और वे उन्हें खरीदने के लिए उपभोक्ता को लुभाने के वास्ते वितरकों को प्रोत्साहन भी दे रही हैं, या फिर वे उपभोक्ताओं से मनमाने शुल्क लेती हैं, जिनमें से कुछ तो खराब नियमन की वजह से कानूनी दायरे में भी होती है। पकड़े जाने पर वे या तो बेदाग छूट जाते हैं या फिर उन्हें मामूली जुर्माना ही भरना पड़ता है। इंसाफ का मतलब यह नहीं होता कि हम कितने कानून एवं नियम बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसका भारी खमियाजा भुगतना पड़े। इसका इकलौता तरीका यही है कि त्वरित एवं कठोर सजा दी जाए, जो दूसरे के लिए याद रखने लायक सबक हो और वे उससे सीख लें। लेकिन रसूखदार कंपनियों के दबदबे वाले नियामक उपभोक्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाने के तरीके अपनाने या कठोर सजा देने के बारे में भी सोच भी नहीं पाते। इस बात को परखने का माकूल तरीका यह है कि व्यवस्था बेचारे गरीब को इंसाफ दे पा रही है या नहीं। आज तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। धोखाधड़ी में अपने पैसे गंवाने के बाद उसकी वापसी के लिए मनी लाइफ फाउंडेशन की मदद लेने वाले लोगों में एक अव्वल गायक एवं अभिनेत्री, एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी के प्रमुख, रिलायंस उत्पादकों के एक बड़े वितरक, डॉक्टर एवं कुछ बैंकर भी शामिल रहे हैं। अब मुक्त बाजार की इस परिकथा में एपीएमसी मंडी के बाहर ग्रामीण भारत में हुए एक लेन देन के बारे में थोड़ा सोचिए, जिसमें एक तरफ एक छोटा किसान है तो दूसरी तरफ बड़ा कृषि कारोबारी या कंपनी का ठेकेदार। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें न तो सुरक्षा का कोई उपाय है और न नियंत्रण एवं संतुलन के इंतजाम है, और न ही बड़ी एवं ताकतवर पक्ष की गलत हरकत को साबित करने का तरीका है। इसमें भी बुरा यह है कि लेन देन के विवादित होने के पर किसान अदालत भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि वह कानून इसकी इजाज़त ही नहीं देता। आम लोगों को नज़रों से दूर जबरदस्त एवं एक तरफा शोषण होगा। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले किसी राज्य में एक प्रायोगिक परियोजना चलाकर इन कानूनों के बारे में फीडबैक लिया जाए और उस आंकड़े का इस्तेमाल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। लेकिन कुछ अजीब
कारणों से यह सरकार इस तरीके को नहीं अपनाना चाहती है। भले ही इसके अपने बुद्धिजीवी यह दावा करते हैं कि फीडबैक लेकर क्रियान्वयन से जुड़े भूल सुधार करना असल में शासन का एक नया तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट। वास्तव में मुझे अक्सर अचरज होता है कि यह सरकार आर्थिक मुद्दों पर क्या किसी भी तौर तरीके का पालन करती भी है। आखिर ऐसा क्यों है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति इतनी प्रतिबद्ध, समर्पित एवं व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने वाली वही टीम आर्थिक सुधारों पर इस कदर लड़खड़ाने क्यों लगती है। रातों रात सियासी खेल के नियम बदल देने की काबिलियत रखने वाली एक टीम को कांग्रेस के आर्थिक विचार क्यों उधार लेने पड़ते और नए चमकदार नारों की रोशनी में लपेटकर उन्हें अपना बनाकर पेश करना पड़ता है। मैंने इस अजीब अवधारणा के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं देखी है। मैंने तो सिर्फ कमज़ोर अफसरों और वित्त मंत्रियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर ही इस सरकार के लिए खेद जताने की स्थिति देखी है। पिछले जून में मैंने इस बात पर कौतूहल जताया था कि 3 नए कृषि कानून अब तक के सबसे बड़े सुधार साबित होंगे या महज दिखावा ही रह जाएंगे। अभी तो ये सुधार 3 कदमों वाली विपदा ही साबित हो रही है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।